हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर 15 पढ़ा रही हूँ। इसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। छोटा सा ये आपका चैप्टर 15 था, 2 पार्ट में आया है। आप लोग इसको जाकर देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। बता दूं कि पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम 2 सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो जिनको भी फ्री में पढ़ाई करनी है, ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब करने मेरे इस चैनल को। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में पूछा था आपसे। क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमआईएस। 4 ऑप्शंस थे आपके पास, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, मार्केटिंग आपका कंपोनेंट ऑफ एमआईएस में नहीं आता है। यही 3 आपके होते हैं, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इश्यूज के बारे में कि कौन कौन से इश्यूज हैं रिलेटेड टू एमआईएस सिस्टम। यानी कि जब भी बैंक एक नया एमआईएस सिस्टम बनाता है तो क्या क्या इश्यूज इसको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर, यानी कि ह्यूमनिस्टिक इश्यूज जो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पहला इशू होता है कि डिजाइनर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है यहाँ पर कि एक्चुअली में क्या बेसिक नीड है एक यूजर की। यानी कि मैनेजर और जो हमारे एम्प्लॉय है उनकी बेसिक नीड्स क्या है इस एमआईएस सिस्टम से। अगर डिजाइनर यहाँ पर समझ नहीं पाता है तो काफी ज्यादा आपको दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा, अगर मैनेजर और यूजर्स के बीच में क्लैरिटी नहीं है इंफॉर्मेशंस को लेकर, यानी कि मैनेजर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा कि एक्चुअली में उसको इस एमआईएस से चाहिए क्या, तो यहाँ पर आपको ह्यूमनिस्टिक एरर्स देखने को मिलते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एंड यूजर्स की बात की गई है इन द सिस्टम डिजाइन। तो जब भी आपका सिस्टम या प्रोसेस एक डिजाइन होता है तो ऑलवेज एक मैनेजर को थ्रू आउट द प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर आप बता सको कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए कस्टमर का डेली रिपोर्ट चाहिए, ट्रांजैक्शंस का चाहिए, या कस्टमर्स के लोन रिलेटेड, लोन परफॉर्मेंस का अगर आपको डेली रिपोर्ट चाहिए, तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूजर और विद द डिजाइनर्स। ठीक है, तो डिजाइनर्स के साथ आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे वो बैंक का टेलर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर थ्रू आउट द प्रोसेस कनेक्ट करना चाहिए विद द डिजाइनर। मैनेजर्स को अगर सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि मैनेजर नहीं जानता कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर में रियल टाइम में डेटा आता है, तो वो डिटेल्स नहीं बता सकता है। वो बता नहीं सकता कि उसको एक्चुअली में कौन कौन से फीचर्स चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर को जानते ही नहीं हो, यू डोंट नो हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर अगर आप मैनेजर्स को इस सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है तो भी आपको एक ह्यूमनिस्टिक फैक्टर का इशू देखने को मिलता है। इनएक्यूरेसी इन डेटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी कि मान लीजिए आपने कस्टमर्स का डेटा ही गलत फीड किया है। ठीक है, जब आपने स्टार्टिंग में ही कस्टमर्स के डेटा को गलत फीड किया है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एमआईएस सिस्टम से कि वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट निकाल के दिखाए। तो अगर यहाँ पर इनएक्यूरेसी अगर डेटा कलेक्शंस में होती है स्टार्टिंग में, जब आप फीड करते हो, जब आपका एमआईएस बनता होता है, तो आपको सारा थ्रू आउट द प्रोसेस आपको गलत रिपोर्ट देगा। तो इस तरीके के आपको ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स के एरर्स, इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई एक नया सिस्टम बनाते हो ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, मेथड, स्टेजेस सिस्टम के, कि आप बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ बैंक के, ऑर्गेनाइजेशंस के आप पार्ट होने के साथ साथ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। ठीक है, यानी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके का हमको सिस्टम बनाना है, क्या आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी अपडेटेड मार्केट ट्रेंड है, अपडेटेड न्यू कंप्लायंस है, उन सारी चीजों को आपको सिस्टम में इनपुट कराना होता है जब भी आप एक नया सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर ये सब नहीं होता है, इसके एब्सेंस होते हैं, तो आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कंसल्टेंट। अब क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए बैंक ने एक जनरल आईटी कंसल्टेंट को हायर कर लिया, इंस्टीड ऑफ कि उनको एक एक्सपर्ट जो कि बैंकिंग स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक आईटी कंसल्टेंट एक्सपर्ट हो, उनको हायर ना करके इन्होंने एक जनरल आईटी के पर्सन को हायर किया। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे?
आपको वो कैसा एक सिस्टम बना के देगा। जो एक एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, वो आपको बहुत ही प्रोफिशिएंट तरीके से चीजें बना कर देगा। लेकिन आप अगर किसी ऐसे ही अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल किसी नॉर्मल बंदे को लेकर आ जाओ, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको एक बढ़िया रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा लिखेंगे लैक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो भी अपडेटेड, जैसा मैंने बताया, मार्केट ट्रेंड है, आरबीआई के जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, जब आप इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तब आप इसको इनपुट नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। लास्ट है आपका इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट एंड लैक ऑफ सीरियस कंसिडरेशंस फॉर द एमआईएस डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है? एक छोटा बैंक है, अब वो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है एमआईएस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, ऐसे सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है जो आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सलीन हो चुका है। तो अब इससे क्या होता है, आपका प्रोसेस जो होता है काम करने का, ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ऑलवेज एडवांस वर्जन यूज करें, ऑलवेज यहाँ पर अपडेटेड वर्जन जो होता है टेक्नोलॉजी का, नॉट आउटडेटेड वर्जन। आउटडेटेड करेंगे तो आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पुअर कंडीशंस फॉर द पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग मैनेजर्स, यूजर एंड सिस्टम डायरेक्टर्स। अब आप एक सिस्टम बनवा रहे हो, ठीक है, आपको एक बढ़िया सा सिस्टम चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि बैंक्स के रिलेटेड सारे इश्यूज, सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इसमें इनपुट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ बैंक टेलर, बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय, सबको एक साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज बनने से पहले आप उसके बारे में डिस्कशन कर लें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हमको कंसीडर करना है इस सिस्टम को बनाने से पहले। एनालाइज करना जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि ये जो सिस्टम है आपको कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस के बारे में डेली अपडेट करे। ठीक है, अब आपने, या कस्टमर्स का जो फीडबैक है उसको डेली बेसिस पे आप चाहते हो कि ये सिस्टम आपको अपडेट करके दे, लेकिन आपने ओल्ड वाला जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें आपने देखा ही नहीं कि क्या कमी आ रही थी, क्या ऐसी दिक्कत आ रही थी कि मुझे एक नया सिस्टम बनाना पड़ रहा है। तो जब आपने एनालाइज ही नहीं किया अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को और नया सिस्टम बनाने चले जाएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज देखने को मिलते हैं। फेल्यूर टू इवेल्युएट द करंट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। अगेन आप यहाँ पर क्या करते हो, फेल हो जाते हो इवेल्युएट करने में जो भी अभी कैपेबिलिटी है आपके करंट ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे आप कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आपने एक सिस्टम बस बनवा दिया, कुछ फैक्टर्स उसमें इनपुट करा दिए कि ठीक है मुझे कस्टमर्स का डेली का ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट देखना है, उनकी फीडबैक देखनी है, उनका लोन का हमको परफॉर्मेंस देखना है, बस 2-3 चीजें आपने डलवाई, बाकी छोड़ दिया। ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि हमें करंटली क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है जो प्रीवियस मेरे सिस्टम में नहीं था, उन सबको आपको अपडेट कराना था जो आपने नहीं कराया, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की इश्यूज देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देखेंगे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशलाइज्ड पर्सनल। अब जैसे मान लीजिए आपने एक ऑटोमेटेड टेलर सिस्टम बना दिया, अब जो आपका टेलर पर्सन है यानी कि जो कैशियर है, अब उसको आता ही नहीं है ऑपरेट करने, उसको आपने ट्रेन ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से सिस्टम को यूज करे, तो यहाँ पर आपके प्रोसेस में काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है। ठीक है, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, अब इसका आपने टेस्टिंग ही नहीं की, टेस्ट करके एक बार क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया कि क्या क्या इश्यूज इसमें आ रहे हैं। जब भी हम कोई भी चीज मार्केट में नया लॉन्च करते हैं ना, उससे पहले उसकी टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम उसको खुद चलाकर देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदर इसमें कुछ कमी रह गई है नहीं, एंड अगर हमें कोई कमी दिखती है तो हम उसको फाइन ट्यून करते हैं, एंड देन वापस फिर हम रोल आउट करते हैं, रिलॉन्च करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगेन मैंने जैसे आपको कहा था कि हम यहाँ पर ऐसे अनस्किल्ड पर्सन्स को हायर कर लेते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर का, तो वो किस तरीके से आपको एक बढ़िया सा सिस्टम बना के देगा। तो ये एक दिक्कत आती है। इनसफिशिएंट यूजर एजुकेशन, अगेन अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड नहीं कर रहे हो, जिस डिजाइनर को आपने हायर किया है वो डिजाइनर समझ नहीं पा रहा है आपकी चीजों को, ठीक है, उनको एजुकेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एक बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके की सिस्टम बनानी चाहिए, तो वो कैसे आपको एक बढ़िया सिस्टम बना के देगा। देन अगेन आपको यहाँ पर एरर्स देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे इनकम्प्लीट एंड इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है। जब भी आप कोई भी सामान खरीदते होगे ऑनलाइन, आपने देखा होगा, चलिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, तो जब आप वॉशिंग मशीन खरीदते होगे ना, तो आप देखते होगे आपको एक यूजर गाइडेंस के लिए आपको एक पेज में पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि किस तरीके से बेसिकली आपका मशीन काम करेगा, राइट। तो जब हम MIS सिस्टम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक यूजर गाइडेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशंस बनना चाहिए, जिससे हर एक एम्प्लॉय के लिए आसान हो जाए समझना कि ये सिस्टम चलेगा कैसे। अदरवाइज आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और आपका जो प्रोसेस होगा काम करने का और ज्यादा स्लो हो जाएगा और कस्टमर को आप बेटर सर्विस यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अब जो इतने सारे इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए क्या सजेशन है, क्या सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप करने की जरूरत है। यानी कि जब आप एक MIS रिपोर्ट बना रहे हैं, यू मेक श्योर कि सारे के सारे जो मैनेजर हैं, यूजर हैं, जो भी आपका टीम है, एक साथ बैठकर कम्युनिकेट करे। डेवलपर टीम है, सबके साथ आप कम्युनिकेट करो, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको बताओ कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, ठीक है। और सबका एडवाइस यहाँ पर लो। बैंक्स में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबका यहाँ पर फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी कि टेलर अपना प्रोस्पेक्टिव बता सकता है कि क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं उसको जब कैश काउंटर पे वो होता है। लोन डिपार्टमेंट वो अपनी इश्यूज बताएंगे, जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट NRI वाले जो एम्प्लॉय हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर कस्टमर्स को क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। फिर उस तरीके से उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। ऑलवेज एक स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा खर्चा करके एम्प्लॉय को हमेशा स्किल्ड, जिनको नॉलेज हो, जिनको एक तो बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी के बारे में वो ज्यादा जानते हो, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर उनका नॉलेज होगा तो वो अच्छी तरीके से आपके इस सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करनी चाहिए, यानी कि आपको एक MIS को चलाने के लिए डेडिकेटेड टीम को यहाँ पर जो है सेटअप करना चाहिए, ताकि और ज्यादा आसान हो जाए, काम स्ट्रीमलाइन हो जाए। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है MIS वगैरह की कि प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, इन सारी चीजों के लिए आपको एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपको मेक श्योर करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका MIS है वो प्रॉपर डिसीजन दे पा रहा है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस और ज्यादा आसान हो गए हैं, इजी हो गया है कस्टमर को सर्व करना, ठीक है। तो इफेक्टिव वे में आपका MIS काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी आपको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आपका क्या होता है, एम्फसाइज द रोल ऑफ MIS इन गारंटिंग पॉजिटिव आउटकम्स। इसका मतलब है यहाँ पर कि बैंक यूज करेगी यहाँ पर MIS को टू एनालाइज कस्टमर्स के बिहेवियर को, साथ के साथ यहाँ पर लॉन्च करेगी जो भी उनका टारगेटेड सेविंग स्कीम्स है, ताकि वो इंक्रीज कर सके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स को। तो ये जो MIS है ओवरऑल काफी ज्यादा बैंक को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ताकि उनका जो वर्क है स्ट्रीमलाइन हो सके, बढ़िया तरीके से यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व कर सके। काफी ज्यादा ये इफेक्टिव, रिलायबल होता है एंड हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग करने में, यानी कि एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में आपको MIS काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ और एक आपको होमवर्क देती हूँ, ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। What is a key organizational factors leading to MIS failure? 4 ऑप्शन है, excessive budget allocation, inadequate user education, too much data collection या overly simplified system design। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, inadequate user education। एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है गाइज, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा। The factors affecting issues related to MIS are mainly humanistic factor, environmental factor, organizational factor या all of the above। तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।